हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो अपनी श्रृंखला चालू किए थे करंट अफेयर्स की, यूपी पुलिस वैकेंसी री एग्जाम की, जिसका आज पार्ट नंबर 3 होने वाला है, यानी प्रैक्टिस नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2 और 3 ये होने वाला है, 2 ठो हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने हर लेक्चर को सही तरीके से देख रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन करना उतना ही जरूरी है जितना कि हम लेक्चर को देख रहे हैं, कर रहे हैं। उसको नोट डाउन करिए, बार बार रिवाइज करिए, तब जाकर के आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग करंट अफेयर्स के ये तीसरे प्रैक्टिस सेट को देखने का प्रयास करते हैं कि पहला प्रैक्टिस सेट क्या है। इस प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। हाल ही में अभय ठाकुर, कौन है अभय ठाकुर, किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? क्या राजदूत? ठीक है, हर देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। कोई भी देश होता है अपनी अलग कंट्री में अपना एक प्रतिनिधित्व रखता है, जिसको राजदूत बोला जाता है। कहीं कहीं उच्चायुक्त रखा जाता है। ठीक है, तो हमारे अभी अभय ठाकुर साहब को राजदूत नियुक्त किया गया है। कहां पे? तो ये क्या म्यांमार में किया गया है या भूटान में किया गया है, न्यूजीलैंड में? कहां पे किया गया है? तो अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि ऑप्शन नंबर क्या सही है। तब तक हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका होगा म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। म्यांमार में अभय ठाकुर को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। अंग्रेजों के समय में म्यांमार जो है वो भारत में ही था, लेकिन अंग्रेज जो है इसको भारत से अलग करने का काम किए थे। ठीक है, तो ये म्यांमार भारत से ही अलग हुआ है, लेकिन भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, भूटान क्या है? भूटान के बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो भूटान भी भारत का ही पड़ोसी देश है, जो नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, अभी भूटान की राजधानी को अगर देखा जाए तो उसकी राजधानी थिम्पू है। वहां पे काफी चर्चा ये हुई थी कि भूटान को भारत में शामिल कर लिया जाए, लेकिन भूटान का जो वहां पे राजशाही शासन होता है, वहां पे राजा नियुक्त होते हैं, वहां पे चुनाव नहीं होता है। तो लेकिन भारत में अगर इनको शामिल करना है, आना पड़ेगा, तो भैया यहाँ पे तो राज्य बनना पड़ेगा। ऐसा भूटान को वो मतलब भूटान मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए भूटान भारत में शामिल नहीं हुआ, लेकिन भूटान भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, देख लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, बहुत बड़ा नहीं है। तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो आप लोगों को बता दें क्या है, वेलिंगटन। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और म्यांमार की नेपिडो है। क्या? नेपिडो। पहले पुराना नाम इसका बर्मा हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसका नया नाम आकर के रखा गया है, क्या? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। चलिए अपने अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। हाल ही में आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? क्या? बेरोजगार। ये बहुत बड़ा शब्द है बेरोजगार का, जो धब्बा लग रहा है किस पे? युवाओं पर ही। क्योंकि भारत की देखिए सबसे बड़ी समस्या इस बात की है ना कि भारत में पॉपुलेशन बहुत अधिक है, और पॉपुलेशन के मामले में भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है अभी हाल ही में। आपको बताएं 2024 में भारत दुनिया का नंबर 1 क्या बना है पॉपुलेशन के मामले में? 23 में रिपोर्ट आई थी। और अगर देखा जाए तो चीन जो है इसके पहले दुनिया का सबसे नंबर 1 देश था, जो पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 हुआ करता था। लेकिन वहां पे उन्होंने नीति लाई, नीति ला करके जनसंख्या को कंट्रोल किया, लेकिन ऐसा भारत में अभी नहीं हो पा रहा है। भारत की जनसंख्या आज के समय में लगभग 1.40 करोड़ के आसपास जा पहुंची है। 1.40 अरब, करोड़ तो नहीं, क्योंकि 140 करोड़ की बात हो रही है। कितना? 140 करोड़ भारत की जनसंख्या होगी। आप सोचिएगा कितनी बड़ी बात है। तो बेरोजगारी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। और थोड़ा सा अगर किसी पार्टी या राजनीति के बारे में ना बात किया जाए तो ही बेहतर है। तो इस समय आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो भारत की स्थिति है और भारत में जो बेरोजगारी प्रतिशत है वो 83% है। कितना है? 83%। 83% भारत में बेरोजगारी दर। सोचिए कि हर 100 में से
83 लोग बेरोजगार हैं जिनके पास काम नहीं है। आप सोचिए ये कितनी सोचने वाली बात है। हालांकि सरकार स्टेट की हो या सेंट्रल की हो इस विषय पर काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए वैसे नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस मुद्दे को रखते हैं यहीं पे। अब हम थोड़ा सा आईएलओ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आईएलओ है क्या। ठीक है, आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है कि किसी भी देश में बेरोजगारी की दर क्या है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में लक्ष्मी नारायण सेसु का निधन हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण साहब ये कौन थे? क्या अभिनेता थे, लेखक थे या पत्रकार थे? आप लोगों को अगर आंसर का जवाब आ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि लक्ष्मी नारायण सेसु जो हैं वो अभिनेता हैं, लेखक है या पत्रकार हैं। ठीक है, तो ये जो लक्ष्मी नारायण है ये तमिल के अभिनेता हैं, सुपरस्टार जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो कौन है? अभिनेता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग अपना चौथे नंबर का। अगला सवाल है गोपालपुर पोर्ट। देखिए एक गोपालपुर पोर्ट है, कहां पर है? उड़ीसा में है। तो आपको पता ही होगा कि गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण मतलब उसको एडॉप्ट किया गया है, पैसे देकर खरीद लिया गया है। किसके द्वारा? तो उड़ीसा के द्वारा। किसके? उड़ीसा। अब तक ये कंट्रोल के किस में था? एक अडानी करके कंपनी है उसके कंट्रोल में ये हुआ करता था गोपालपुर पोर्ट, लेकिन अभी हाल ही में उड़ीसा ने उसको अधिग्रहण किया है। ठीक है, थोड़ा सा केरल के बारे में देख लेते हैं। तो केरल की राजधानी आप लोग जानते हैं कहां है? तिरुवनंतपुरम है। कहां? तिरुवनंतपुरम। नाम थोड़ा बड़ा है, काफी बार लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और उड़ीसा देखें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। क्या? भुवनेश्वर। यहाँ पे एक जगन्नाथपुरी है, वहां पे जगन्नाथ मेला बहुत बड़ा लगता है, जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर को एक और नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से। ठीक है, तो बेंगलोर को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपना। हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है? एनआईए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? क्या प्रतीक जोशी को नियुक्त किया गया है, या सदानंद दाते को किया गया है, या मित्तल साहब को किया गया है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जांच पड़ताल जो एजेंसियां करती हैं उसका एक संगठन है एनआईए। एनआईए के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है किसी भी मामले का। तो इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है किसको? सदानंद दाते को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो एनआईए के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म बता दिया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर का मतलब समझते हैं? मुख्यालय, जहां पे इसके अधिकारी पदाधिकारी अध्यक्ष बैठ करके वहां पे काम करते हैं, वो कहां है? नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में एवर रेडी, देखिए एवर रेडी एक ब्रांड है, उसका सेल आता है, उसका फैन आता है, उसकी तमाम वस्तुएं आती हैं। तो एवर रेडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्या? ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? क्या विराट कोहली को बनाया गया है, अक्षय कुमार को बनाया गया है, या नीरज चोपड़ा को बनाया गया है? तो एवर रेडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कोहली के बारे में देख रहे। तो ये तो क्रिकेटर है, पता ही होगा। अक्षय कुमार साहब एक्टर हैं। ठीक, और विराट कोहली अभी 12,000 रन बनाने वाले T20 में एकमात्र बल्लेबाज हुए हैं। ये कई माइलस्टोन को टच करने वाले खिलाड़ी हैं और इनको सचिन तेंदुलकर का दूसरा रूप भी माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग अपना 7वें नंबर का सवाल क्या है, पढ़िएगा। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व रंगमंच, रंगमंच का मतलब समझते हैं क्या होता है? थिएटर। थिएटर, थिएटर मतलब सिनेमा के बारे में संबंधित है। सिनेमा से। रंगमंच का मतलब ना कलाकार जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, अपना कला दिखाते हैं, अभिनेता अभिनेत्री। ठीक है,
पहले के समय में क्या होता था कि कलाकार को या फिर कला को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। इसलिए एक संस्था है जिसने ये डिसाइड किया कि हम लोग हर 27 मार्च को रंगमंच दिवस के रूप में मनाएंगे, थिएटर डे के रूप में मनाया जाएगा। किस तारीख को? 27 मार्च को। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आज 28 तारीख है, 27 मार्च पिछले दिन अभी 27 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो थिएटर डे मतलब रंगमंच दिवस मनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग से संबंधित है। तो देखिए, अभी चुनाव आयोग का बहुत ही बोलबाला चल रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है हमारे सर पे है। ठीक है, तो चुनाव आयोग जो है इस समय सक्रिय है और इस समय अभी वो क्या लगता है, आचार संहिता ये भी लागू है। तो इसलिए चुनाव आयोग के बारे में जो भी सवाल आ रहा है इसको हम सही तरीके से देखेंगे, ये परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चुनाव आयोग जो है एक अभी ऐप लॉन्च किया है, किस लिए? निगरानी करने के लिए चुनाव प्रक्रिया की, कि इसमें कोई कमी ना हो सके, कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसलिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है? क्या परख नाम है या त्रिनेत्र नाम है या CVIGIL है, सीवी गिल है, क्या ये नाम है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग ने CVIGIL नामक ऐप लॉन्च किया है। ठीक, चुनाव आयोग की बात देखते हैं, इस सवाल को यहीं पर रोकते हैं। अगला सवाल देखते हैं अपना 9 नंबर का सवाल क्या है? हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? किस किलोग्राम में? ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि कभी कभी ये 59 किलोग्राम डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि इस खिलाड़ी ने कौन सा गोल्ड मेडल जीता या क्या जीता, कितने किलोग्राम में जीता, 59 में या 50 में, 40 में। तो 59 याद रखिएगा कि पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो क्या अजय राठी साहब हैं, विनय है या अतुल कुमार हैं? ठीक है, तो 59 किलोग्राम युवा वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले विनय कुमार है। कौन? विनय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अपना आखिरी सवाल देखते हैं इस सेशन का। आशा करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से क्लास लिए होंगे, तक के जितने क्वेश्चन हुए हैं। आखिरी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और वीडियो को यहीं पे एंड किया जाएगा। और आप लोग सही तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए, सोशल मीडिया आज के समय में जैसे एक बहुत ही हर एक व्यक्ति का सबसे लगाव या सबसे करीबी जुड़ाव हो गया है। सोशल मीडिया की बात करें तो लोग समझ नहीं पाते सोशल मीडिया बोल दिए होता क्या है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाए, फेसबुक पर अकाउंट बनाए, यूट्यूब चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, यही सोशल मीडिया है। आज के समय में हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई सोशल मीडिया जरूर है। क्यों? क्योंकि सबके पास फोन है और फोन है, कोई ना कोई ऐप अवश्य होगा, सोशल मीडिया जरूर होगा। फेसबुक नहीं है तो व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप नहीं तो ट्विटर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन ये एडल्ट लोगों के लिए होना बहुत ही आवश्यक है। अमेरिका जो कि बहुत विकसित देश है, इसने अभी हाल ही में रिसर्च किया और ये पाया कि बच्चों से सोशल मीडिया को थोड़ा दूर रखा जाए। तो अमेरिका का एक राज्य है, वो कौन सा राज्य है? क्या टेक्सास है या कैलिफोर्निया है या फ्लोरिडा है? कौन सा ऐसा राज्य है अमेरिका का जिसने प्रतिबंध लगाया है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए? ये बहुत हानिकारक चीज है सोशल मीडिया। बच्चे इतने लिप्त हो जा रहे हैं, आजकल के समय में ऐसे ऐसे गेम आ गए हैं, ऐसी गेमिंग चीजें आ गई हैं और सोशल मीडिया पर इतनी, क्या कहा जाए, अब एजुकेशन चैनल है लेकिन फिर भी ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। ऐसा फ्लोरिडा राज्य है अमेरिका का, इसने एक प्रस्ताव पारित किया है अपने विधानसभा में कि इस सोशल मीडिया ऐप को बच्चों से दूर रखा जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग बड़े अच्छे से पढ़े होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।